एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अच्छा, हम लोग जब कार्टेशियन प्लेन में जो लाइन ड्रॉ करते थे, जैसे मान लो ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से, ठीक है। और हमने एक लाइन ले ली इस तरह से। मान लेते हैं इसका स्लोप जो है वो है m, और ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट से हो के जा रही है। अब यहाँ पे इसको, इस लाइन की इक्वेशन क्या हम लोग लिखते थे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारी इक्वेशन, इसकी लाइन की इक्वेशन होती थी। सेम चीज हम लोग वेक्टर में भी करते हैं। बस वेक्टर में क्या होता है, कोई भी पॉइंट जब लेते हैं तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग मान लो ये 3 डायमेंशनल बना लेते हैं इस तरह से, और ये हम मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि हम लोग एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई। तो जो बुक में दे रखा था हमने वैसे लिया। अब मान लो यहाँ पे एक स्पेस में कोई लाइन है। स्पेस में लाइन का मतलब जैसे ये पेन है, ये अभी स्पेस में है, और इसी को हम लोग लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट हमें ए दे रखा है, ए पॉइंट हमें दे रखा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A1 कॉमा A2, और एक दूसरी लाइन, देखो इसमें स्लोप हमने इसी लाइन का ले लिया था। यहाँ पे मान लो कोई दूसरी लाइन दे रखी है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो b मान लेते हैं। तो एक ये लाइन दे रखी है। अब यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कंपैरिजन ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे भी एक पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे भी स्लोप दे रखा था, यहाँ पे हमें एक लाइन दे रखी है, तो जिसका कुछ ना कुछ स्लोप तो होगा, उस लाइन के ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जब बोलते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाता है, यानी अब A1 A2 की बजाय इसको हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर, जो कि होगा A1i प्लस A2j। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी वेरिएबल, ये जो एक्स वाई है ये इस पे वेरी करता था लाइन पे, तो यहाँ पे कोई भी एक्स कॉमा वाई हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी कोई एक्स कॉमा वाई हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर, स्मॉल आर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की अगर हम लोग लाइन लिखते हैं तो हम लोग वेक्टर फॉर्म, वेक्टर तरीके से लिखते हैं, तो वो आती है हमारी, यहाँ पे देखो ये आएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। ये तो वेक्टर वाली प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम लोग इसको ए माना है, इसको पी माना है, तो ए पी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता था, ओ पी माइनस ओ ए, यानी बाद वाले पोजीशन वेक्टर से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते थे। उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो ओ ए है वो है हमारा ए वेक्टर, और ओ पी है वो है हमारा आर वेक्टर, और ए पी हमारा ये जो लाइन है ये इसके चूंकि पैरेलल है, तो ए पी जो है वो लेमडा बी वेक्टर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या मतलब होता है, मतलब ये जो पॉइंट A1 कॉमा A2 है इनके फॉर्म में लिखना चाहें, जिसमें i j k गायब कर दें, तो क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं ये A वेक्टर जो है ये है हमारा, इसको हम लोग A, या फिर इस तरह से मान लेते हैं x1, चूंकि हमारा जो बुक में दे रखा है उसको हम लोग x1 y1 और z1 इस तरह से मान लेते हैं। आर वेक्टर चूंकि वेरिएबल है तो आर वेक्टर को हम लोग मान लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई जे जेड के, इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ पे जो बी वेक्टर है उसको हम लोग ले लेंगे ए बी सी, ए आई बी जे और सी के, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो, तो ये जो आ जाएगा ये हमारा आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए हो जाएगा हमारा x1 i y1 j z1 k, और लेमडा बी मतलब लेमडा ए आई लेमडा बी जे लेमडा सी के, इस तरह से आ जाएगा। अब i वाले टर्म को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे x जो है वो इक्वल हो जाएगा x1 प्लस
इधर है लेमडा ए, y जो है वो इक्वल हो जाएगा y1 प्लस लेमडा बी, z जो है वो इक्वल हो जाएगा z1 प्लस लेमडा सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। और ये सारे किसके इक्वल होंगे, देखो यहां से x1 इधर गया, ए नीचे आया तो लेमडा बचा, सिमिलरली यहाँ पे लेमडा, सिमिलरली यहाँ पे लेमडा, तो ये सारे जो हैं लेमडा के इक्वल हैं। अब यहाँ पे जो बी वेक्टर है इसमें ए बी सी ये सब दे रखे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल होता है, ए जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, या फिर इस तरह से बोलें कि कॉस अल्फा यानी एल, एल हमारा किसके इक्वल होगा, ए अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अंडर रूट नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ बी सिंपल बोलेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के देख सकते हैं। यानी एल आएगा हमारा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम आएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन आएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू आ जाएगी लेमडा टाइम्स दिस, इसकी बी की वैल्यू आ जाएगी एम टाइम्स दिस, सी की वैल्यू आ जाएगी एन टाइम्स दिस। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग के मान लेते हैं तो के एल हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा के एम और सी हो जाएगा के एन। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो यहाँ पे सबकी जगह पर के कॉमन मिलेगा, यहाँ के एल हो जाएगा, के एम हो जाएगा, के एन हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली इस तरह का हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के लेमडा। तो ये हमारी जो है इक्वेशन ऑफ लाइन होगी कार्टेशियन फॉर्म में, जहां पे एल एम एन जो है वो बी, इस बी के डायरेक्शन को साइंस होंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, एक तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गई और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में हो गई। तो बेसिकली अगर हमें कहा जाए कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे इस वाली लाइन को हम लोग लिख देंगे, इसी तरह से लिख देंगे जैसे ये प्रोसेस है 3 लाइन का, तो प्रोसेस है इस तरह से लिख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं एंगल की। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन की बात हो रही है वो वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, देखो ये लाइन जो है ये इस बी वेक्टर के पैरेलल है, तो अगर दूसरी लाइन होगी तो वो किसी दूसरी बी के पैरेलल होगी। तो मान लो एक लाइन ये हमारी इस B1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन B2 के पैरेलल है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो एक वेक्टर V1 है जो कि, चूंकि देखो पोजीशन वेक्टर तो जो है पोजीशन वेक्टर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर इस लाइन की डायरेक्शन कुछ और होगी तो इस लाइन की डायरेक्शन कुछ और होगी, और लाइन की डायरेक्शन ही एंगल को जो है डिफाइन करता है। यानी अगर इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी तो एंगल बदल जाएगा। तो इसका जो एंगल है वो B1 और B2 पर ही डिपेंड करेगा। मान लो एक जो है B1 है, उसका हमें दे रखा है A1I A2J A3K। दूसरी लाइन का जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर या फिर जो जिसके पैरेलल है वेक्टर के वो है B2, इसको मान लेते हैं A2I B। यहाँ पे हम लोगों ने A1 A2 A3 किया, यहाँ पे कर देते हैं B1 B2 B3 इस तरह से। तो एंगल निकालने का वही सेम तरीका है, कॉस B1 इंटू B2 डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 कॉस थीटा। एंगल निकालने का तरीका एक ही रहेगा, बस यहाँ पे वेक्टर चेंज होते रहेंगे, ये आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालना इसका हमें आता है अंडर रूट A1 A2, सिंपल डॉट प्रोडक्ट रख देंगे तो A1 इंटू B1 A2 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 इस तरह से ऊपर आ जाएगा, उसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है तो एंगल मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एंगल वेक्टर फॉर्म में। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में मान लो इस फॉर्म में अगर लाइन दे रखी है
तो उनके डायरेक्शन अगर रेशियोज दे रखे हैं, यानी ए बी सी, सिंपल B1 B2 ही की बात कर रहा है, तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी के L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल यहाँ पे इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस, देन यहां पर देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जो नीचे मैग्नीट्यूड आता है ये हो जाएगा 1। तो ये बेसिकली एंगल जो है किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा L1 M1 L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये हमारा एंगल बन जाएगा अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन देख ली। अगर एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग ए बोलेंगे, और बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर कंपेयर करें तो स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते थे कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 1, ये होती थी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, भाई जाहिर है लाइन की बात कर रहे हैं तो 2 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो मान लो हमारा एक पॉइंट दे रखा है ये और एक पॉइंट ये, और हमसे कहता है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है हमारा, इसको अगर देखें तो इसको हम लोग मान सकते हैं x1 y1 z1, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं जो कि है तुम्हारा बी पॉइंट x2 y2 z2, इस तरह से मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, इस तरह से, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर। ये एक पोजीशन वेक्टर होगा इसका, जो कि होगा बी तरह से, बी वेक्टर, इसको हम लोग बी वेक्टर मान लेंगे। और एक हमारा जो है वेरिएबल होगा जिसको हम लोग आर वेक्टर मान लेंगे, और अगर इसका हम वो पॉइंट लिखें तो x, y, z। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। इससे अगर हम लाइन इक्वेशन फाइंड करें तो क्या होगा, देखो वेक्टर में जो लाइन इक्वेशन होती है ना सबसे आसान होती है, उसमें कार्टेशियन में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। देखो यहाँ पे जो कि वेक्टर की प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमने ए माना, बी माना, पी माना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन यहाँ से यहाँ और ये लाइन कोलिनियर है ना वेक्टर, अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे AP जो है, AP ये हमारा किसके इक्वल होगा, लेमडा टाइम्स ए बी के। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, AP क्या है हमारा, ये AP मतलब OP माइनस OA, यानी R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स AB मतलब B वेक्टर माइनस AB मतलब क्या होगा, OB माइनस OA, OB क्या है B वेक्टर और OA क्या है A वेक्टर। तो लेमडा टाइम्स A वेक्टर, फिर वही गलती, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि जब भी हमसे कहे कि 2 पॉइंट से होके जा रही है तो इस B को रिप्लेस कर दो B माइनस A से, बस इतना सा करना है, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब दूसरी चीज आती है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस जो है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब समझो पहले। कोई लाइन जिसको हम स्क्यू लाइन बोलते हैं, स्क्यू लाइन का मतलब जो लाइन पैरेलल ना हो। पैरेलल से मतलब मान लो हमने स्पेस में 2 लाइन ले रखी हैं, हमारे पास पेन है तो हम पेन को ही मान लेते हैं, ये 2 लाइन है, ठीक है। ये पैरेलल कब होंगी, जब दोनों इस तरह की रखी हो, स्पेस में हो या कहीं भी हो, ये पैरेलल होंगी जब ये इस तरह से हो। इसके अलावा अगर एक लाइन को हम कैसे भी टिंट करते हैं तो ये इस तरह की, अगर हमने मान लिया एक थोड़ी सी उठा दी, एक थोड़ी सी ऐसे रखी, या इसको ऐसे झुका दिया और इसको ऐसे रखा, ये इंटरसेक्ट भी ना करें, ऐसा भी है कि इंटरसेक्ट भी ना करें।
तो ये बोली जाती है स्क्यू लाइन, जो एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें। तो स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, देखो जैसे ये लाइन है इस तरह से डायरेक्ट, अगर ये पैरेलल है तो शॉर्टेज डिस्टेंस यानी मेजर कर लेंगे शॉर्ट डिस्टेंस, और अगर ये थोड़ी पैरेलल नहीं है इस तरह की है तो यहाँ पे ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर ये थोड़ी सी टिंट है तो कौन सी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, कि अगर हम ऊपर इस कोने से इसको मिलाएं तो थोड़ी लंबी पड़ेगी, इससे थोड़ा नीचे करें तो, थोड़ा नीचे करें तो, थोड़ा नीचे करें तो कौन सी लाइन जो है वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, अगर लाइन ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करें, तो क्या आता है, वो आता है हमारा B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, इस तरह से ये आता है हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर हमारा लाइन जो है वो स्क्यू लाइन हो, यानी B1 और B2 जो है वो पैरेलल ना हो, ठीक है। अगर पैरेलल है तो इस B1 B2 कुछ भी पैरेलल होंगे, तो यानी ये जो B वेक्टर होता है इसी के ऊपर लाइन का दारोमदार टिका हुआ है। अगर पैरेलल होंगे तो B1 और B2 सब दोनों मिलके B के इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये B के इक्वल हो जाएंगे तो इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, B डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हो जाएगी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो एक्सरसाइज 11.2 में हमें यही चीजें याद रखनी है। पहली तो चीज इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में और उसको कार्टेशियन फॉर्म में। दो फार्मूले हो गए, डायरेक्शन कोसाइन तो हम लोग 11.1 में पढ़ चुके हैं, दो फार्मूले यहाँ पे हो गए। तीसरा एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का एक तो यही एक ही तरीका है जो कि हम वेक्टर अलजेब्रा से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है तो ये वाला, ये जो है शॉर्टेज डिस्टेंस की इक्वेशन, लो सॉरी फार्मूले। तो ये चीजें हमें सिर्फ याद रखनी है, 4-5 फार्मूले रट लो। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लगभग सेम रहेगा, क्योंकि अगर B1 B2 तुम्हें इक्वल दे रखा होगा किताब में, वो देख के ही पता चल जाएगा कि ये इक्वल है। अच्छा इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसका मतलब पैरेलल भी हो सकते हैं, और पैरेलल का मतलब B1 और B2 के जो वेक्टर कंपोनेंट हैं, स्केलर कंपोनेंट, उनका रेशियो जो है वो सेम होगा, समझे ना। जैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो लाइन होती थी A1x B1 बाई प्लस C1, और दूसरी लाइन होती थी A2x प्लस B2y प्लस C2, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, अगर ये इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती थी। सेम यहाँ पे B1 B2 के जो वेक्टर कंपोनेंट हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में ये हमारा फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे कहता है सो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे 3 लाइन की हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हैं, ये 3 लाइन की, ठीक है। तो हमने तीनों लाइन को L1 L2 L3 मान लिया और उनकी डायरेक्शन कोसाइंस को L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इस तरह मान लिया। अब यहाँ पे जो हमारा एक फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2, इस तरह से होता है। तो एक चीज देखो, यहां पे जो फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, उसी का इस्तेमाल होता है हर जगह। तो A डॉट B तो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन L1 L2 L3 नहीं, L1 M1 N2 N1 की जो है अगर हम इनके स्क्वायर का सम देखें तो वो होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली हमारा cos थीटा ऐसे आ जाता है। अब यहां पे देखो L1 एंड L2, अगर यहां पे L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये अगर हमारे जीरो हो गए, इनका सम जो है अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब cos थीटा जीरो हो गया। cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब थीटा अगर 90 हुआ तो ये दो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली हम L2 L3 देख लेंगे, L1 L3 देख लेंगे। तो पहले हम L1 L2 के लिए देखते हैं। तो यहां पे हमने इसको माना L1 जो कि हो जाएगा 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू ये क्या आएगा 3/13। अब यहां पे देखो नीचे 13 इंटू 13 ही है सब जगह, तो ये तो आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर।
यहाँ पे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 12 दूनी 24 आते 36 बच्चों का 48 48, 12 दूनी 24 आते 36, तो ये 36, 3 चक्कू 12 12। यहाँ पे देखो 48 36 और ये 12 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 48, ये प्लस का 48 माइनस का 48 यानी 0/169 ओवरऑल 0। तो दिस इंप्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। नाउ फॉर L2 एंड L3, L2 और L3 के लिए देख लेते हैं, यानी इसके लिए और इसके लिए। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। यहां पे L2 यानी 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस का 4/13 प्लस 12/13 12 नहीं 3/13 इंटू 12/13, ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे तो हमारा सेम 169, ऊपर आएगा 4 3 12, 12 चौक 48 यानी माइनस का 48, 12 36 यानी प्लस का 36। ये हमारा 36 प्लस 12 48 प्लस का ये माइनस का 48, ऊपर आ जाएगा 0, तो ओवरऑल 0। इसका मतलब L2 और L3 भी जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब देखो किसके लिए, एक्सट्रीम लाइंस यानी L1 L3 के लिए देखो, फॉर L1 एंड L3 यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 12/13 इंटू 3/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 12/13। नीचे हमारा 13 का स्क्वायर यानी 169, 12 3 36 और ये माइनस माइनस प्लस 3 4 12, 12 4 48, तो ऊपर वही 36 प्लस 12 48, 48 में से 48 गए 0, ओवरऑल 0। दिस इंप्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L3, दिस इंप्लाइज दैट ऑल 3 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो सारी लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, सो दैट द लाइन थ्रू दी पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन थ्रू दी पॉइंट दिस, यानी इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। अच्छा यहां पर जैसे अगर ए वेक्टर की हम बात करें तो क्या आता है, AI BJ CK। ठीक है। तो यहां पे ABC और एक हमने वेक्टर ले लिया, मान लो इसको A1 B1 C1 और B वेक्टर ले लिया A2 B2 और C2। ये दो पॉइंट, दो हमारे पोजीशन वेक्टर हैं। इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या आता है, cos थीटा A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। और यहां पे अगर देखें तो A.B अगर 0 हुआ इसका मतलब क्या होगा, cos थीटा, मतलब cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया तो ये 0 हो गया इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। और अगर हम यहां पे देखें तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा डॉट प्रोडक्ट, यही तो आएगा। तो यहां पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और हमने ये चीज बताई थी एक्सरसाइज 11.1 जब हम इंट्रो कर रहे थे, तो ये बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। यानी अगर डायरेक्शन कोसाइन कहीं पे है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज से। इन जनरल नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे इक्वलिटी होल्ड कर रही हो या एक तरफ LHS या RHS में से कोई साइड 0 हो, तब हम लोग जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करो तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से -1 गया तो ये आ गया 5, -2 में से 2 गया तो माइनस का 4। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अदर लाइन, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? 3 में से 0 गया 3, 5 - 3 यानी कि 2, 6 - 2 यानी कि 4। तो यहां पे इन दोनों का नाउ 2 × 3 + 5 × 2 प्लस -4 × 4, यह क्या आएगा? 3 2 = 6, 5 2 = 10, माइनस का 16, 10 + 6 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, क्या हमने प्रूफ करना था? देखो यहां पे ये 0 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट cos θ = 0, दिस इंप्लाइज दैट θ = 90 डिग्री। This implies that a line is perpendicular, ठीक है। हमने पॉइंट नहीं लिखे। A line is passing through the points 1 - 1 2, 3 4 -2 is perpendicular to line passing through 0, 3, 2 and 3, 5, 6। यानी एक लाइन जो इन दो पॉइंट से जा रही है वो परपेंडिकुलर होगी जो लाइन इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखो अगर हम इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखें तो क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2 में से -4 मतलब 2 में से 4 गया तो क्या बचेगा? -2, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4, 4 में से 8 गया माइनस का 4। ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट? -1, -2, 1, 1, 2, 5 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो 2 आ जाएगा, 2 में से -2 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे ये हमारे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, यानी वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है ये हमारे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए जो इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। अब सुनो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर उनको जोड़ दो, अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 आ गया तो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइन। और अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया तो हमारी पैरेलल होंगी। नाउ सिंस -2/2 ये क्या आएगा? -1 और -4/4 -4/4। अगर हम देखें सबको तो ये -1 के इक्वल आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस जो हैं वो हैं पैरेलल। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज जो है वो डायरेक्शन कोसाइन की तरह बिहेव तब करता है या तो पूरा सब कुछ इक्वल हो, जैसे यहां पे देखो इक्वल आ रही हैं सारी चीजें, या फिर एक साइड 0 हो, क्योंकि यहां पे इस बाकी जो है अगर दोनों साइड में कुछ ना कुछ है, यानी इक्वल भी नहीं है और एक साइड 0 भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन की तरह नहीं लिख सकते, डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी को डिवाइड कर देंगे हम लोग इनके मैग्नीट्यूड से, यानी √2² + 4² + 4²। उससे अगर हम सबको डिवाइड कर देंगे
तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, और डायरेक्शन कोसाइन जब मिल गए तो हमारे सारे रिजल्ट फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। देखो, हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहती है? ये रहती है लेमडा बी। यहाँ पे ए जो है ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट से होके लाइन जा रही है। यहाँ पे बी जो है वो वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन हमें ये है दे रखी है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल या ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो यहां पे चूंकि हमसे कुछ नहीं कह रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हम लोग सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना आसान होता है। तो यहां पे ये जो पॉइंट दे रखा है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? नाउ सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू, बस आई लगा दो सबके साथ, आई प्लस 2j प्लस 3k, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आएगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन द डायरेक्शन दिस। पोजीशन वेक्टर का मतलब ए दे रखा है और ये जो है ये है हमारा बी। ठीक है, हमसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, तो वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड करनी है और कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड करनी है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर को तो ऐसे लिखा रहने दो। ए वेक्टर में दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4k, लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j माइनस के। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो वेक्टर हमारा दे रखा होता है जो डायरेक्शनल वेक्टर है, यानी जिसकी डायरेक्शन में हमें लाइन देखनी है, उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा? x माइनस 2/1, एक्स वाई माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। तो यहां पे अगर हमें कोई कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी है तो उसका जो डायरेक्शनल वेक्टर होता है वो नीचे वाला होता है, यानी 3 5 j 6, यानी 3i 5 j 6k। तो ये हमारा डायरेक्शनल वेक्टर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके कोई पैरेलल निकालनी है तो ये नीचे की चीज चेंज नहीं होगी, बस पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे हम मिसाल के लिए हमने एक लाइन ये ली, ठीक है, तो कभी हमारा पॉइंट ये मान लो ये था -2, -4, -5। अब ये जो लाइन है वो सिर्फ इसी पॉइंट से थोड़ी जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो एक पॉइंट हमारा मान लो ये था -3, 4, -8। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब हमें कोई पॉइंट की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से जा रहा हो, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही है, कोलिनियर है। तो इसका मतलब अगर हमें डायरेक्शनल वेक्टर कोई बी दे रखा है तो चाहे ये हम लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से लिखें चाहे इस पॉइंट से लिखें, उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी बी के। तो यहाँ पे ये जो नीचे होता है ये होता है बेसिकली डायरेक्शनल वेक्टर जो कि बी है। तो यहाँ पे नीचे वाला चेंज नहीं होगा, बस ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो नाउ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी? बस यहाँ पे ऊपर चेंज कर दो, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, x प्लस 2/3, y -4/5, z ये माइनस माइनस प्लस 5/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस।
एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। यहाँ पे ए जो होता है वो एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हमारी लाइन होके जा रही है, और बी वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है जिस वेक्टर के ये लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे वो होते हैं जिस पॉइंट से होके ये लाइन जा रही है, और ये जो नीचे वाले होते हैं ये हमारे डायरेक्शनल वेक्टर यानी जिसकी डायरेक्शन में हो। तो यहां पे हम पहले ए और बी निकाल लेते हैं फ्रॉम, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो ए वेक्टर हमारा क्या आएगा, देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई, यहाँ पे क्या करते हैं वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है वो होता है एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के। तो एक्स वन हो जाएगा 5i और ये आएगा चूंकि प्लस दे रखा है इसका मतलब माइनस का 4 रहा होगा 4j, ये आ जाएगा प्लस का 6k। तो ए वेक्टर हमारा इस तरह से मिल गया। बी वेक्टर क्या है, बस नीचे वाले में i लगा दो, 3i 7j 2k। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगी हमारी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए है हमारा 5i माइनस का 4j 6k, लेमडा टाइम्स बी क्या है हमारा 3i 7j 2k। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो यहाँ पे दो लाइन के पेयर दे रखे हैं, मतलब एक पेयर और ये एक पेयर। तो बेसिकली लाइन तो हमें 4 दे रखी हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, और ये हमारी जो है ना वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। अब देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर होता है ना, ये होता है हमारा डायरेक्शनल वेक्टर, यानी ये जो लाइन है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेक्टर चेंज होगा तो इस लाइन की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब इस पे डिपेंड कर रहा है तो इन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले के लिए B1 मान लेते हैं हम लोग है 3i 2j 6k। B2 हम मान लेते हैं ये है हमारा i 2j 2k। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू B1 B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। यहां पे अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 प्लस 36, इधर आएगा हमारा 1 प्लस 4 प्लस 4। देखो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन, ये आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 4 40 4 49, माने 40 और 9 49, 4 4 8 प्लस 9 यानी 1 9। ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 19 19, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3, तो ये आएगा 19 अपॉन 21। तो हमें डायरेक्ट इसका एंगल तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये हमारा इसका एंगल आ गया। इसको हम लोग θ1 मान लेते हैं क्योंकि इसी में हम लोग दूसरा भी एंगल निकालेंगे। तो पहली लाइन के बीच में एंगल क्या हो गया ये, सिमिलरली सेकेंड के लिए ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं cos θ2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस का प्लस 8 अपॉन अंडर रूट, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 अंडर रूट, इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16 अपॉन
4+1 5, 5+1 6, √6, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा 16 9 25, 25 25 50। ठीक है, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ सकता है, ऊपर तो हम लोग 16 ही लिख लेते हैं, यहाँ से अंडर रूट लगा दो, ये 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। ठीक है, 25 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब यहाँ पे पेयर निकाल लेते हैं बाहर, ये 2 2 बाहर आ जाएगा एक, और इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली 16/2 × 5 √3 इस तरह से आ जाएगा। 2 8 जा 16, दिस इंप्लाइज दैट θ2 = cos इनवर्स 8/5 √3। ये हमारा दूसरा एंगल हो जाएगा। दोनों एंगल निकल आए, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो यहाँ पे ये हमारे लाइन के पेयर दे रखे हैं, ये हमारे लाइन के पेयर दे रखे हैं, इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। देखो, इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं, यानी किस डायरेक्शन में ये लाइन होगी, वो होते हैं नीचे वाले, ये वाले। तो हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्शनल वेक्टर हैं इन्हीं के बीच का एंगल निकाल लेना। इन्हीं के बीच का एंगल जो है वो पूरी लाइन के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट B1 जो है वो हम मान लेंगे 2i + 5j - 3k। B2 जो है वो हो जाएगा हमारा -i 8j + 4k। ये आ गया। अब यहाँ पे एंगल जो है दोनों के बीच में आ जाएगा cos θ = B1.B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो यहाँ पे देखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन, यहाँ पे ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, √2² यानी 4, 5² यानी 25, -3² यानी 9, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड -1² यानी 1, 8² यानी 64, 4² यानी 16, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर क्या हो जाएगा 40 है, और ये माइनस का 14 हो जाएगा। 40 में से अगर 14 गया तो कितना बचेगा 26, तो ऊपर आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा 25 9 34, 34 4 38 यानी 38। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 64 + 16 70 80 1 81। ये हमारा इस तरह से आ गया, और यहाँ पे 40 में से 14 गए तो 26 बचेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 26/81। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9, 9 9 = 81 √38। तो इसको अगर हम लोग θ1 माने तो ये थीटा एंगल θ1 जो आएगा वो क्या आएगा cos इनवर्स 26/9 √38। ये हमारा एंगल पहले वाले के लिए आ गया। अब दूसरे वाले के लिए देखो, फॉर सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ डायरेक्ट हम लोग एंगल ही निकाल लेते हैं, पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे सिमिलरली 1 क्या आएगा cos θ2 = B1.B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 मॉड इसलिए ले लेते हैं ताकि अगर कोई अंदर माइनस का आए तो वो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 2 4 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 अपॉन, इसका स्क्वायर रूट लेंगे अंडर रूट 2² यानी 4 + 4 + 1 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 चक्कू 16 + 1 + 64। ठीक है, 8 2 10 8 18 अपॉन अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 पहले 64 में 16 ऐड करेंगे, 64 और 16 कितना हो गए 70 80 80 और 1 81। यह आ गया 18 अपॉन, इसका स्क्वायर रूट होगा 3, इसका स्क्वायर रूट 9, और ये आ जाएगा 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3।
तो यहाँ पे अगर हम एंगल निकालेंगे तो θ2 आएगा cos इनवर्स 2/3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएं। ऐसी P की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो पहले तो इन लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जो कि हमारा जिसमें x जो है उसका कॉफिशिएंट 1 होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको 1 बनाना है। तो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1/-3। इसमें क्या करना है? 7 से डिवाइड कर दो। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे को, तो ये आ जाएगा y माइनस 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2p/7। और यहाँ पे ये तो हमारा पहले ही सही से दे रखा है। एंड यहाँ पे हम लोग -7 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/3p/-7। ये आ जाएगा हमारा y माइनस 5/1, सही दे रखा है। इसको हम लोग -1 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z माइनस 6/-5। अब इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शंस वेक्टर है वो क्या है? नीचे वाले। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं। ये अगर हमें दे रखा है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, यानी राइट एंगल हैं, 90 डिग्री बनाती हैं, तो cos थीटा यानी cos 90 जो कि 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और उनका सम वो होगा 0। नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड P फॉर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3π/-7 प्लस 2p/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, जो कि आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9p/7 प्लस 2p/7, और ये आ जाएगा -10, या फिर इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 10। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 11p = 70। दिस इंप्लाइज दैट p = 70/11। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो दैट द लाइन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे इनको हम बोल देते हैं डायरेक्शनल वेक्टर, ये जो नीचे वाले होते हैं। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन होगी वही इस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे लेट b1 = 7i-5j + k। b2 जो है वो हमारा हो जाएगा i + 2j + 3k। इस तरह से हो जाएगा। नाउ इफ b1.b2 = 0, दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर, इसको हम लोग अगर L1 लाइन मान लें, L2 लाइन मान लें, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, यही होता है। नाउ लेट b1.b2 = क्या आएगा हमारा? देखो 7i-5j + k, डॉट प्रोडक्ट i + 2j + 3k। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -10, और इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3। 7 + 3 10, 10 - 10 0। दिस इंप्लाइज दैट b1.b2 = 0। दिस इंप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। तो यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है d = b1 क्रॉस b2 इंटू a2, मैग्नीट्यूड नहीं है, डॉट है। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट है, a2 - a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 दिस एंड दिस। और ये कब होता है? जब दोनों लाइन ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हों, तब होता है।
तो अगर पैरेलल होगा तो B1 B2 B1 क्रॉस B2 को हम लोग B से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पैरेलल कंडीशन में ये दोनों लाइन क्या होंगी, ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, यानी लेमडा टाइम्स समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, B1 क्या होगा हमारा I माइनस जे प्लस के, B2 क्या होगा 2I प्लस जे प्लस 2K। इनका रेशियो निकाल लो 1/2, इसका और इसका, ये आएगा हमारा -1, जो कि हमारे इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि B1 जो है वो पैरेलल नहीं है B2 के। तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। नाउ पहले तो हमें B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, IJK, ये ऊपर लिख लेते हैं। फिर B1 वेक्टर यानी 1 -1 1, फिर B2 2 1 2, क्या आएगा देखो, I इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे -1, माइनस का J इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर प्लस का K इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये आ गया। तो V1 क्रॉस B2 आ जाएगा माइनस का 3I माइनस, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 3K, ये आ गया B1 क्रॉस B2। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आएगा √3 -3 का स्क्वायर यानी 9, और इसका यानी 9। तो 9 अगर हम कॉमन लें तो ये तो बाहर आएगा, तो 3√2 ये आ जाएगा हमारा। और A2 माइनस A1, A2 और A1 क्या होते हैं, ये A1 होगा, ये A2 माइनस A1 आएगा हमारा I, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3J, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -2K, यह आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और पूरे का मैग्नीट्यूड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव ही रहती है, इसलिए हमारा पूरा जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर अंदर कहीं माइनस होगा भी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3, और J वाला इधर तो है ही नहीं, यहाँ पे है, तो इसका मतलब J वाला अगर हम रखें तो 0J लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, K को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6। ठीक है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड यानी ये आएगा 3√2, पूरे का मैग्नीट्यूड 6 और 3 यानी ये आएगा माइनस का 6 + 3 यानी 9 अपॉन 3√2, 3 3 जा 9, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये 3 अपॉन √2 आ जाएगा। तो ये हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस जो बुक में फार्मूले दे रखे हैं वो दो तरीके के दे रखे हैं। पहला फार्मूला क्या दे रखा है, जो वेक्टर फॉर्म में है, और दूसरा दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम लोग एक ही फॉर्म में याद कर लेंगे, वो है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में याद करना भी आसान है। कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नीचे अंडर रूट में लिखने में। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी है तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा कहीं आ जाए कि कार्टेशियन फॉर्म वाला फार्मूला लगा के करो, तब तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वरना हम लोग इसको, चूंकि हमसे डायरेक्ट अगर कहेगा शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करो, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो B1 क्या आएगा, B1 आएगा 7I 6J और ये K। B2 क्या आएगा, I -2J + K, यह आएगा। तो इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, D = B1 क्रॉस B2 इंटू यानी डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन, और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये होती है हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो B1 और B2 तो लिख लिया,
A1 A2 भी लिख लेते हैं। A1 आएगा हमारा माइनस का I माइनस का J माइनस का K, और A2 आएगा 3I 5J प्लस का 7K। तो सबसे पहले हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, IJK, और IJK यानी पहले B1 के कंपोनेंट लिखो तो आएंगे 7 माइनस 6 1, और B2 के कंपोनेंट लिखो 1 माइनस 2 1। यह आ जाएगा I टाइम्स ये कॉलम ये रो स्किप करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 माइनस J। सिंपल डिटर्मिनेंट वाली हम चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इसको स्किप करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस K, इसको स्किप करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -14, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस का 6। ये आ जाएगा -4I, ये आ जाएगा 7 में से 1 गया 6J, 14 में से 6 गया 8 तो माइनस का 8K। ये आ जाएगा हमारा B1 क्रॉस B2। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर यानी 16, 6 स्क्वायर यानी 36, 8 स्क्वायर यानी 64 64। यहाँ पे 64 में 36 ऐड करेंगे 100, और 100 में 16 116। तो B1 क्रॉस B2 मिल गया, B और उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें चाहिए A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 को डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी D इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, -4I माइनस 6J माइनस 8K डॉट A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको माइनस करो। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 3 में से -1 गया 4 बचेगा 4I, 5 माइनस 1 यानी 5 में से -1 गया तो 6J, 7 माइनस के यानी 7 में से -1 गया तो 8K। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट 116 ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर एक जैसा ही है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, माइनस का 16, ये माइनस का 36, ये माइनस का 64, और पूरे का मैग्नीट्यूड रहता है, यानी ताकि आंसर जो है वो निगेटिव में ना आए। अब यहाँ पे ऊपर जो है चूंकि हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं 116 आया, तो ये भी हमारा 116 आएगा। तो ये आ जाएगा 116 अपॉन अंडर रूट 116। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 116। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 116 इंटू 116, एक से एक कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा। अब इसका हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कर ही लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 29, और 29 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो ये जो पेयर है इसमें से एक बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 29। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यही हमारा आंसर है। हम लोग जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या करते हैं कि B1 इसको मान लेते हैं, B2 इसको मान लेते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ जाती है, B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारी दोनों पैरेलल हों, तो पैरेलल अगर हैं तो B1 क्रॉस B2 को रिप्लेस कर देते हैं B से, यानी इसमें से हम किसी को B मान लेंगे और उसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, अच्छा उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि अगर हम लोग B1 क्रॉस B2 लिखेंगे तो पैरेलल कंडीशन में B1 क्रॉस B2 जीरो हो जाएगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3 डायमेंशन में लिए 2 पेन ले लेते हैं, तो ये दोनों पेन अभी पैरेलल पोजीशन में है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है ना। तो इसलिए हमारे 2 फार्मूले हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के। एक तो हमारा ये हो गया जिसमें अगर हमारी दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, दूसरा होता है D इज इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये होती है जब हमारी दोनों लाइन पैरेलल। अच्छा पैरेलल कैसे चेक करते हैं, देखो इसका रेशियो लो यानी 1/2, फिर इसका रेशियो लो तो ये आएगा हमारा -1, 3 - 3 है, ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल,
तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि B1 पैरेलल नहीं होगा B2 के। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पहला वाला। मुझे लगा शायद पैरेलल हो जाएगा, इसलिए हमने इतना सब डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसका मतलब B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा, फिर वही डिटर्मिनेंट। थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है लेकिन आसान है। IJK B1 के कंपोनेंट लिखो, यानी 1 -3 और 2, और B2 के यानी 2 3 1, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? I, इसको स्किप करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -3, इसको इससे -6, -j, ये कंपोनेंट, ये कॉलम, ये रो स्किप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1, इसको इससे -4, मतलब 1 - 4 प्लस के, ये स्किप करोगे, ये स्किप करोगे, 3 1 जा 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6, ये आएगा 9i, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 3j, ये आएगा 6 + 3 9k। ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट में 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और सबको ऐड कर दो, क्या आएगा हमारा 8 8 16, यानी 162। 162 में 9 ऐड करोगे तो 171। इस तरह से ये हमारा आ गया। और A2 A1 ये है, A2 ये है, A2 - A1 निकाल लेंगे, जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में रख देते हैं। तो D क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2, यानी -9i प्लस 3j -9k, और A2 - A1 यानी 4 में से 1 गया 3i, और यह आएगा 3j, और यह आएगा 3k। इस तरह से आ गए। अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 171, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस, अब देखो यहाँ पे 3 बाहर मिल रहा है कॉमन, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग 3 बाहर लिख लेंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 3 और प्लस का 9, ये बचेगा। अपॉन में इसका पूरे का मैग्नीट्यूड भी रहेगा अंडर रूट 171, 9 से 9 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 9 अपॉन अंडर रूट 171। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है निकाल सकते हैं। क्या कॉमन मिल जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 5 बचा, यानी 2 बचा 21, 3 सते 21, फिर 3 से जाएगा 7 5 12, 12 हमारा 3 से जाता है, तो ये भी 3 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और ये 19 हमारा प्राइम नंबर, 19 1 जा 19। तो यहाँ पे पेयर जो है अगर बन रहा है तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9/3 टाइम्स अंडर रूट 19, ठीक है। ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/√19, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। तो यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा बी। तो यहाँ पे लेमडा तो हमारा नहीं है लेकिन T है, तो T को हमें एक साथ लिख लेना है, बाकी को एक साथ लिख लेना है। तो R वेक्टर जो है ये हो जाएगा हमारा I, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -2j, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3k, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें से T कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का I, और यहाँ पे बचेगा प्लस का j, यहाँ पे बचेगा -2k। ये आ गया। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो R वेक्टर ये आ जाएगा हमारा I माइनस j, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का k। इस तरह से आ गया। प्लस का यहाँ पर जो s है, लेमडा नहीं है, म्यू नहीं है, तो s है। यहाँ पे बचेगा I, यहाँ पे बचेगा 2j, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो माइनस का 2k। ये माइनस भी ख्याल में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह आ गया। अब यहाँ पे ये है B1 और ये है B2। अब देखो यहाँ पे इसको हमने B1 मान लिया, इसको हमने B2 मान लिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो B1 क्रॉस B2 चाहिए होता है। क्या आएगा? IJK।
आई मतलब -1 1 -2 और ये वाला जो है B2 के कंपोनेंट 1 2 -2 इस तरह से आ गए। अब यहाँ पे आई ये वाला कॉलम ये रो स्किप करेंगे तो -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +4 -j ये कॉलम ये रो स्किप करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2 +k इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1। ठीक है 4 में से 2 गया 2i यहाँ पे 2 + 2 -4j -3k तो B1 क्रॉस B2 ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा √2 2 जा 4 4 4 जा 16 और ये 3 3 जा 9। ठीक है ये आ जाएगा √ सबको ऐड कर दो 16 में 4 ऐड करेंगे 20 20 और 9 29। ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी D = वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 पूरे का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है A2 - A1 से, तो पहले A2 - A1 भी तो लिख लें। ये A1 है ये A2 है, सब्ट्रैक्ट कर दो i में से i गया 0 तो पहले B1 क्रॉस B2 रख देते हैं। ये आ जाएगा 2i - 4j 3k तो यहाँ पे i का कंपोनेंट तो 0 हो गया, j का कंपोनेंट माइनस और ये माइनस यानी आएगा हमारा j। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ये -3 तो माइनस का 4k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यानी √29। ठीक है i के कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, j के कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई करोगे -4 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे +12 अपॉन √29 पूरे का मैग्नीट्यूड। 12 में से 4 गए 8 तो 8 अपॉन √29 तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमें D क्या मिल गई 8 अपॉन √29। ये हमारा आंसर हो जाएगा।